लास्ट हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था लॉ ऑफ मैस एक्शन के बारे में, और उसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए थे। एक तो लॉ ऑफ मैस एक्शन आप लोगों को पढ़ाया था, और सेकंड वन उसकी एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी उसमें। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि आपने कोई सब्सटेंस को डिज़ोल्व करना है सॉल्वेंट के अंदर खास टेम्परेचर के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप शुगर लें, चीनी लें, और उसको 10 मिलीलीटर के अंदर डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दें 0 सेल्सियस के ऊपर, वो हल होना शुरू हो जाएगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि वो चीनी मज़ीद हल नहीं हो पाएगी। जितनी चीनी 10 मिलीलीटर पानी के अंदर हल हो जाएगी ना, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब आप लोग क्या करें, उसी पानी को गर्म करें। जब आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे मज़ीद चीनी हल होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आप मज़ीद गर्म पानी में भी चीनी डालेंगे ना, तो चीनी हल होना बंद हो जाएगी। उसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सही है। सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको आपने डिज़ोल्व करना है। आपने डिज़ोल्व करना है एक क्वांटिटी के अंदर सॉल्वेंट की गिवन टेम्परेचर के अंदर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। मतलब अगर आप 0 सेल्सियस के ऊपर डिज़ोल्व करेंगे तो 0 सेल्सियस की सॉल्युबिलिटी होगी। आप अगर उसको टेम्परेचर देकर, हीट देकर 50 सेल्सियस पे ले जाएंगे टेम्परेचर, तो फिर आप अगर वहाँ पर उसको डिज़ोल्व करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि 50 सेल्सियस के ऊपर भी वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। फिर अगर वहाँ पे भी डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो फिर हमारे पास वो 50 सेल्सियस की सॉल्युबिलिटी बन जाएगी। इसका मतलब है स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर सॉल्युबिलिटी स्पेसिफिक होती है, और सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप सॉल्वेंट के अमाउंट कितनी ले रहे हैं। कि अगर आप 10 मिलीलीटर ले रहे हैं उसमें सोल्यूट कम हल होगा, चीनी कम हल होगी, और अगर आप 100 मिलीलीटर ले रहे हैं उसमें चीनी क्या होगी, ज़्यादा हल होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट की अमाउंट है उस पर भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, और टेम्परेचर के ऊपर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि पोलर में डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl को ही ले लें, तो अगर आप इसे पानी में मिक्स करते हैं ना, तो किस में कन्वर्ट होता है, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव, और साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको इस चीज़ का पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, जाकर सोडियम को सराउंड कर लेगा, और पार्शियल हाइड्रोजन हमारे पास क्या करेगा, वो क्लोरीन को जाकर सराउंड कर लेगा। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी यानी फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो, या कोई भी सब्सटेंस सॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो हमारे पास लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला सिंपल मेथड है। अच्छा, नॉन पोलर के अंदर क्या होता है, आपको पता है नॉन पोलर के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, और जितनी ज़्यादा किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होता जाएगा ना, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती जाएंगी, ज़्यादा होती जाएंगी। क्योंकि ज़्यादा अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, रिपल्शन भी उतनी ज़्यादा होगी, तो उतने ज़्यादा पोलर, वो नॉन पोलर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ होगा नॉन पोलर का, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। और पोलर में क्या होता है कि आपको पता है कि एक के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे साइड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसे वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। अच्छा, ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, FSC के अंदर भी पढ़े हुए हैं। अब बारी आती है आयनिक सब्सटेंस की, कि आयनिक सब्सटेंस किस तरीके से डिज़ोल्व होते हैं। देखिए, 2 किस्म की एनर्जी होती है। एक होती है हमारे पास लैटिस एनर्जी, एक होती है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। मैं ये पे मेंशन करने लगा हूँ, एक होती है हमारे पास क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है, और एक हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी होती है। अच्छा, ये जो हमारे पास लैटिस एनर्जी होती है, या जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करें कि अगर आप किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, जैसे कि आपके पास NaCl है, अगर आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं
तो पहले NaCl ने कन्वर्ट होना है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होना है। तो उसको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। मतलब कि ये आपके पास NaCl है, इसको आपने तोड़ के कन्वर्ट करना है Na पॉजिटिव और किस में कन्वर्ट करना है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है पहले आपने NaCl को तोड़कर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेना है। जब आप इसको Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे आपको एनर्जी देना पड़ेगी, जो एनर्जी देना पड़ेगी उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। जब ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, आयनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो आयन में कन्वर्ट होते हैं, जो आयन से मिलकर बनते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag+2 2Cl नेगेटिव, ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर बने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उन्हें आयनिक सब्सटेंस कहते हैं। आपको पहले इस कंपाउंड को आयन में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये जो आयन होंगे ये जाकर वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको सराउंड करेंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे तब आपको एनर्जी मिलेगी, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब दो चीज़ें हैं, देखिए पहले आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, वो लैटिस एनर्जी है, फिर आपको एनर्जी मिलेगी, वो हाइड्रेशन एनर्जी है। अगर तो आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ती है और मिलती है आपको कम है, इसका मतलब है वो चीज़ इतनी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगी। और उसकी निस्बत अगर आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है और आपको देना कम पड़ती है, फिर वो चीज़ क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा सॉल्युबल होगी। ये हमारे पास था आयनिक सब्सटेंस के बारे में था, इसकी कि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन होगी, आपने उसको एक मतलब पढ़ लेनी इन दोनों डेफिनेशंस को। नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पेज आ गया उसके अंदर ये देखिए मैंने आपको लैटिस एनर्जी के बारे में बता दिया हुआ है, ये मैंने आपको लैटिस एनर्जी के बारे में मेंशन कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में मेंशन कर दिया है। अब देखें यहाँ पर ना कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल दी गई हुई है, जैसे कि आप ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। इन सब के ना कुछ एग्जांपल दी गई हुई है। अच्छा, ये हमारे पास कंपाउंड थे। उसके अलावा हमारे पास ना ये सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इनकी बताई गई सॉल्युबिलिटी के बारे में कंपैरिजन किया गया हुआ है और इसमें बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबल होने की रीज़न क्या है कि देखें ज़रा, इसकी रीज़न ये है कि बेरियम का साइज़ होगा लार्ज, हाइड्रोक्साइड का साइज़ है स्मॉल। जब आप लोग क्या करते हैं, एक और हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है, -1 की फॉर्म में होता है और बेरियम हमारे पास +2 की फॉर्म में होता है। और दो हाइड्रोक्साइड लेंगे तो वो -2 बन जाएंगे। इस तरीके से बराबर हो जाएगा, +2 और -2 हो जाएगा। ये क्यों ज़्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि आपको इनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम देना पड़ती है, लैटिस एनर्जी कम होती है। रीज़न क्या है कि एक का साइज़, बेरियम का साइज़ लार्ज है, हाइड्रोक्साइड का साइज़ स्मॉल है, ये आपस में स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल नहीं तो आप कम एनर्जी देंगे, ये टूट जाएंगे और टूटने के बाद ये आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये आयन में कन्वर्ट होगा, इनको वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए ज़्यादा सॉल्युबल है। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे ना, इसकी मैग्नीशियम का साइज़ भी स्मॉल है, हाइड्रोक्साइड का साइज भी स्मॉल है, तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी, तो इनको तोड़ना मुश्किल है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब लैटिस एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो आप लोगों को फिर हाइड्रेशन एनर्जी कम मिलेगी और ये इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। ये सेकंड ग्रुप की बात हो रही है, सबसे ऊपर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम सबसे नीचे, इसका साइज़ क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लार्ज है। फिर इसी ग्रुप के साथ ना उसने सल्फाइड को कंपेयर कर लिया। एंड के ऊपर देखिए, इसी ग्रुप के साथ ना उसने सल्फाइड को कंपेयर किया हुआ है, लेकिन अब ना ट्रेंड उल्टा हो गया। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल मैग्नीशियम सल्फाइड है, ऊपर क्या था, बेरियम हाइड्रोक्साइड, नीचे मैग्नीशियम सल्फाइड। उसकी रीज़न ये है कि मैग्नीशियम सल्फाइड में क्या है, सल्फाइड का साइज़ बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज़ स्मॉल है। मैंने ऊपर अभी आपको बताया, सब ग्रुप में सबसे ऊपर है, इसका साइज़ स्मॉल है।
तो अब क्या होगा कि इनके साइज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया ना, तो आपको कम एनर्जी देंगे ये टूट जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये आयंस में कन्वर्ट होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करेंगे, आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो फिर सिंपल ये मतलब है कि आप कम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी आपको ज्यादा मिल रही है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा सॉल्युबल है। अब जब सल्फाइड की बात करेंगे तो ट्रेंड उल्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड में सबसे ज्यादा सॉल्युबल जो हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन जब सल्फेट की बात करेंगे हमारे पास सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल है वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा। ये हमारे पास था आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के बारे में। दो एनर्जी सब मैंने डिस्कस की है, एक लैटिस एनर्जी डिस्कस की है, दूसरी मैंने आप लोगों को हाइड्रेशन एनर्जी आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब आ रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर। यह गैसेज और लिक्विड्स के बारे में कि क्या करते हैं कि जब भी गैस को लिक्विड के अंदर सॉल्युबल करवाना हो ना तो प्रेशर लगाते हैं। सिंपल एग्जांपल, आप बोतल पीते हैं कोक की, पेप्सी की, उसके अंदर गैस होती है, तो गैस कैसे अंदर उन्होंने ऐड की होती है, प्रेशर के जरिए। आप ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर कम होता है, वो सारी की सारी गैस बाहर निकल जाती है। तो हमारे पास अगर आप लोगों ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हमारे पास क्या है कि अगर आप लोग प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो गैस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। जितना आप इफेक्ट ज़्यादा प्रेशर का करते जाएंगे, गैस उतनी ज़्यादा सॉल्युबल होती जाएगी। अगर आप प्रेशर कम रखेंगे तो जितनी गैस अंदर एंटर हो रही होगी उतनी बाहर निकल रही होगी, लेकिन जब आप डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि जितनी गैस अंदर जा रही होगी उतनी बाहर। लेकिन जब आप प्रेशर क्या कर दोगे, बहुत ज़्यादा कर दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, गैस के जो मॉलिक्यूल सरफेस के, लिक्विड की सरफेस से ज़्यादा टकराएंगे तो गैस ज़्यादा अंदर एंटर होगी, निकलेगी बाहर कम, तो फिर क्या हो जाएगा, अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में था। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। जो नेक्स्ट वाला इफेक्ट है हमारे पास इसका, इसमें हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है हमारे पास एंडोथर्मिक और एक होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर, थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर पढ़ा था ये वाला आप लोगों ने, एक्सो और एंडोथर्मिक के बारे में। देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें आपको हीट देना पड़ती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें आपको हीट मिलती है। सही है। देखें आप ना चीनी को शुगर लें, उसको ना डिज़ोल्व कर दें उसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो ये हमारे पास जो प्रोसीजर होता है ना ये वाला, जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हो। मैं यहाँ पर एस के जरिए ना शुगर को मेंशन करने लगा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर ना शुगर को मेंशन कर रहे हो यहाँ पर, तो आप ना उसमें शुगर को डिज़ोल्व कर दें। तो इस प्रोसीजर के लिए आपको हीट देना पड़ेगी। ये फॉर एग्जाम्पल नीचे कोई वाटर है या कोई सॉल्वेंट है, आपने इसके वाटर के अंदर आपने इसको डिज़ोल्व कर दिया शुगर को। ये हमारे पास होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है हमारे पास, ये एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है बेटा जी कि हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों को टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर 10 मिलीलीटर के अंदर 10 ग्राम शुगर हल हो रही है ना, तो आपको अगर आप टेम्परेचर दोगे ना तो ज़्यादा शुगर हल हो जाएगी, ये एंडोथर्मिक है। लेकिन कुछ रिएक्शन होते हैं हमारे पास एक्सोथर्मिक, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे पानी में हल कर लो तो होता है एक्सोथर्मिक, वहाँ पर आपको हीट मिलती है। जब आपको हीट मिलेगी ना, इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल इसी के अंदर मैं डिज़ोल्व कर देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट को, वाटर लिया, शुगर की जगह मैंने डिज़ोल्व कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 मैंने डिज़ोल्व कर दिया। ये क्या करेगा, जब अंदर डिज़ोल्व होता है ना, ये एंडोथर्मिक नहीं होता, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का यहाँ पर बेटा जी मतलब है कि इससे आपको हीट मिलती है, आपको हीट देना नहीं पड़ती। मतलब इसके अंदर पहले हीट ज़्यादा होती है, हीट बाहर निकालेगा। लेकिन अगर आप हीट इसको दे देंगे तो आप इसकी हीट मज़ीद ज़्यादा करते जा रहे हो, इसका मतलब आप इसको अनस्टेबल करते जा रहे हो। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। बात समझ लगी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एंडोथर्मिक में अगर आपको हीट देना पड़ती है, आप जितनी हीट दोगे चीज़ उतनी हल होती जाएगी। लेकिन एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है। अगर आप हीट दोगे ना, टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो आप उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी टेम्परेचर दे कोई चीज़ ज़्यादा हल होगी, वो चीज़ कम भी हल हो सकती है अगर वो रिएक्शन हमारे पास क्या हो, एक्सोथर्मिक हो। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में था।
अब यहाँ पर हेनरीज लॉ भी मेंशन है, ये प्रेशर के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे लिखा होगा एस सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के पी, कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैसेस। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं के आ जाता है, ये वाला जो हमारे पास उसने ड्राइव किया हुआ है। ये सिंपल सा है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे के आ जाएगा। हेनरीज लॉ के मुताबिक ये था कि जितना गैस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाते जाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा डिजॉल्व होती जाएगी। मैंने आपको अभी एग्जांपल दे दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था सॉल्युबिलिटी थे, उसके कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ये लेक्चर आप लोग सुने, जो नेक्स्ट वाले टॉपिक्स के लेक्चर हैं वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाते हैं और आप इसको गेन करते जाएं इंशाल्लाह, और तैयारी साथ साथ करते जाएं। बहुत मेहनत करें, आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्ज़ाम आ गए हैं, तो अच्छे तरीके से मेहनत करें और इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अगर आपने ओवरऑल केमिस्ट्री में पास होना है तो।